हमारे लिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी थी कि जो भी मेंटेनेंस के काम थे वो हम इस समय में ले सकते थे। इश्यू ये हुआ कि वो काम करने के लिए लोग उतने नहीं मिल पाए, इसलिए वो काम में जितनी हो सके उतनी स्पीड नहीं आई, फिर भी रूटीन में जितना होता उससे अच्छा काम हम कर पाए। और इश्यूज में स्टूडेंट्स के जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं एडमिनिस्ट्रेशन के पास, उसको फुलफिल करने का हमारे पास ये एक मौका था, पर मैन पावर की कमी की वजह से उतना प्रॉपरली हम इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए हैं। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से और कोई ऐसे इश्यूज नहीं आए। कुछ सिंडिकेट मीटिंग्स हमारी ऑनलाइन हुई, कुछ ऑफलाइन भी हुई। आज भी हमारी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सेनेट हॉल में सिंडिकेट मीटिंग्स होती है। सेनेट मीटिंग एक करनी थी, वो हम बड़े ऑडिटोरियम में कर पाए विथ प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग। तो इस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन को उतने बड़े कोई इश्यूज नहीं आए। इश्यूज अब आएंगे, क्योंकि जब रिस्टार्ट करना है, जब बच्चे आते ही नहीं थे तो एडमिनिस्ट्रेशन को इश्यू क्या थे? सच बताएं तो एडमिनिस्ट्रेशन भी वेकेशन में था। जो ये टू बी ऑनेस्ट वी हैव टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि ऐसा कोई बड़ा टास्क हमारे पास उस समय नहीं था। टास्क जो है वो अब आएगा जब बच्चे आना शुरू करेंगे, उनका सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, इस इश्यूज के कारण जो भी बाकी के प्रॉब्लम से उसका असर बच्चों पे ना हो वो देखना। तो चैलेंजिंग टाइम एडमिनिस्ट्रेशन का अब शुरू होगा जब कॉलेजेस रिस्टार्ट होंगे। जब पेंडेमिक का टाइम था उसमें सीधी दृष्टि से कोई बड़ा इश्यू नहीं आया था। हमने हमारी जिम्मेदारी समझते हुए जो भी नीडी लोग थे उन लोगों की फूड की व्यवस्था की। एनएसएस, फैकल्टी ऑफ सोशल वर्क, हमारी कुछ और फैकल्टीज, उन लोगों ने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ मास्क वितरण, सैनिटाइजर यहाँ पे फैकल्टी ऑफ साइंस में बनते थे, हेल्थ सेंटर से वो वितरण होता था। ऐसे जो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हमारे टास्क थे वो एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छे से संभाले। बट फिर भी मैं ऐसा मानता हूँ कि पिछला 1.5 साल उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई बड़ी चैलेंज नहीं थी। बड़ी चैलेंज अब आएगी। तो फीस को लेकर एक एक विवाद सामने आया था, wherein several university parties came with memorandums to the head office. Before I reply to this, Anjali ma'am want to add something about the previous question. Boलिए please. I just wanted to add one thing where I really give full marks to the administration is in our computerizing of our examinations, the way we conducted, like last year, even all the admissions were done completely online. And I think that is one place where the syndicate, senate, and I think the whole admin of this thing, I think we need to give them this thing for, the way they helped us all out, especially the teaching fraternity, for how to conduct the exams, their results, there are a lot of glitches. I don't say that it all went absolutely, to the mark. But for having such a huge university with so many students and conducting these kind of, I think that was a remarkable task. And it was a huge learning even for the teachers, as how to set papers, how to, do the evaluations online. I think all that was definitely a help. And of course, our Wi-Fi around in our the facility that is there in our campus. In response of your question related to fees, see, there is very specific mentality of few people who always finds issues in each and every matter. There are two dimensions. There are two roles of a parent, and so many parents are playing both the roles. As a parent, when they have to pay the fees, they want relaxation in the fees. And the same parent is working in a university. He wants that he should be paid complete salary. अब आप बताइए कि ये दोनों कैसे हो पाएगा? यानी मेरा बच्चा अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो मुझे उसके फीस में रिलैक्सेशन चाहिए क्योंकि क्लास नहीं चल रहे हैं, पर क्लास नहीं चल रहे हैं तो भी मुझे सैलरी तो चाहिए क्योंकि मुझे घर चलाना है, और दोनों में वो जेन्युइन है। मैं ये नहीं कहता कि दोनों में पेरेंट्स गलत है, पर कहीं ना कहीं इसमें बीच का रास्ता हमें ढूंढना पड़ेगा। तो यूनिवर्सिटी ने अपनी तरफ से इतनी व्यवस्था की कि मान लीजिए फील्ड ट्रिप की फीस होती है, सिमिलरली लैब की फीस होती है, तो लैब कंडक्ट नहीं हुई है, लाइब्रेरी यूज नहीं हुई है, तो ये सारी फीस हमने निकाल दी है। एट द सेम टाइम जो यूनियन फी होती है, स्टूडेंट यूनियन की
फैकल्टी स्टूडेंट यूनियन, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन, ना इलेक्शन हुआ है, ना यूनिवर्सिटी के कोई फंक्शन हो रहे हैं, वो फीस हमने निकाल दी है। और जो फाइनेंशियली नीडी बच्चे हैं, वी आर द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, मैं बहुत सोच समझ के ये शब्द का उपयोग कर रहा हूं, इन द वर्ल्ड, फ्रॉम लास्ट 7 years वी हैव स्टार्टेड डायरेक्टरेट ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर। ये जो है डायरेक्टरेट ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर, ये क्या है ये मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये बच्चों के लिए जरूरी है। कई सारे बच्चे इसके बारे में शायद नहीं जानते होंगे, वो जाने इसके लिए इसको मैं थोड़ा एलाबोरेट करके बताना चाहता हूं। इन 2013 इट वाज रिपब्लिक डे, नो इट वाज इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त 2013। प्रोफेसर योगेश सिंह जी वाज आवर वाइस चांसलर। हमें ध्वजवंदन के लिए आना था, मुझे उनके साथ आना था। आई वाज लेट बाय फ्यू मिनट्स। उन्होंने कहा क्या क्यों लेट हो गए? मैंने उनको बताया कि सर एक महावीर इंटरनेशनल और एक CR कोठारी ट्रस्ट है, ये नीडी बच्चों को हेल्प करते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं। उन बच्चों को हम उनके घर पे वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं। वी वर वॉलंटियर्स, मी माय फ्रेंड मेहुल लाखाड़ी, चिरायू, हम सब उसके वॉलंटियर के रूप में घर घर जाते थे वेरिफिकेशन के लिए। तो उसके कारण में लेट हुआ। गाड़ी में उनके साथ हम ध्वजवंदन की जगह पे पहुंचे, तब तक एक विचार ऐसा आया कि मान लीजिए कोई बच्चा शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है, या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता है, या वो बच्चा OBC कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो सभी कैटेगरीज के लिए सरकार की कोई ना कोई योजनाएं हैं। बट कोई बच्चा फाइनेंशियली नीडी है, और अगर वो नॉन रिजर्व कैटेगरी में पैदा हुआ, तो उसकी तो गलती यही हो गई ना कि वो नॉन रिजर्व कैटेगरी में पैदा हुआ। वो फाइनेंशियली नीडी भी है और उसको रिजर्वेशन का कोई बेनिफिट भी नहीं मिलता है। तो मैंने उनको पूछा कि सर कैन वी क्रिएट सम फंड फॉर दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, जिनको कोई रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, ऐसे बच्चों को फीस में हम कोई रिलैक्सेशन दे सकते हैं क्या? तो हम जस्ट ऐसा सोच रहे थे। उन्होंने कहा चलो एक फंड बनाते हैं। उन्होंने कहा कि एक अमाउंट मैं देता हूं। मैंने कहा चलो सर एक अमाउंट मैं देता हूं। तब तक ध्वजवंदन की जगह आ गई। ध्वजवंदन के बाद उनकी स्पीच में उन्होंने ये बात सबके सामने रखी कि MS यूनिवर्सिटी हम ऐसी एक सिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें किसी की जाति देखे बिना, उसकी फाइनेंशियल स्थिति को देखकर हम उनको कुछ रिलैक्सेशन फीस में दे पाए। और मैं और जिगर ऐसी चर्चा कर रहे थे। मैंने और जिगर ने डिसाइड किया कि हम इतना इतना कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। जब सर वहां से निकले, हमारे पास 14 लाख रुपए थे। हम खुश हो गए। उसके बाद 12 लाख रुपए दूसरे दिन 2 कंपनी वाले ने आके हमको ऑफर किए, 26 लाख हो गए। वी आर मोर देन हैप्पी। तीसरे दिन हमारी नींद उड़ गई कि 26 लाख में होगा क्या। देन वी डिसाइडेड कि चलो बच्चों की फीस 5,000 6,000 से शुरू होती है अपने वहां, और वो 1 लाख तक होती है। ये बच्चों की फीस में हम 100 रुपए ऐड कर ले। 100 रुपए का क्या, 100 रुपए का पिज्जा नहीं आता, और उस समय भी 100 रुपए का पिज्जा नहीं आता था। वो छोटा वाला बेबी पिज्जा आता होगा तो पता नहीं। तो 100 रुपए अगर ऐड कर लेते हैं तो उस समय हमारे पास 33,800 बच्चे थे। तो 33,80,000 एक 100 रुपए ऐड करने से हो जाएगा। सर ने बोला 100 नहीं 200 ऐड करते, आंदोलन होगा तो उसका जवाब मैं दूंगा। एज एक्सपेक्टेड स्टूडेंट लीडर्स आंदोलन करने के लिए आए। उनको कंसेप्ट समझाने के लिए मुझे बिठाया गया और मैंने उसको समझाया। दे वर एग्रीड। और आज उसके कारण हमारे पास 75 से 80 लाख हर साल बजट आता है। हर साल इतने पैसे हमारे पास जमा होते हैं, बच्चों के ही पैसे हैं। वो पैसे से हम जो नीडी बच्चे हैं उनको 50% से लेके 100% तक फीस रिफंड करते हैं। बच्चों को जस्ट अप्लाई करना होता है, उनका वेरिफिकेशन होता है, और वेरिफिकेशन की हमारी अलग अलग पद्धति है जो हर साल चेंज भी होती है। हम बच्चों का मोबाइल हैंडसेट चेक करते हैं। अब मैं ये Z Flip लेके आया, ये 1,15,000 का फोन है। मैंने सेकंड में लिया था 71 का, पर 71 का भी है। अब मैं 71 का फोन लेके आऊं और मैं ऐसा एक्सपेक्ट करूं कि मुझे 3,000 रिफंड दिए जाए, तो 3,000 तो मेरे टेलीफोन के बिल होते हैं। तो हम घर का लाइट बिल चेक करते हैं। लाइट बिल में अगर लाइट बिल आता है 5,000 रुपए और वो 3,000, एक साल का 3,000 एक्सपेक्ट करता है रिफंड, और उसका 5,000 रुपए महीने का या 2 महीने का लाइट बिल होता है, वो कैसे डिजर्व करता है। तो हम उनके कपड़े देखते हैं, उनकी बातचीत से उनको समझने का प्रयास करते हैं। अब कोई चश्मा पहन के बच्चा आता है और बढ़िया वाली 5,000 की फ्रेम पहन के आएगा, तो कम से कम पता तो चलेगा ना कि ये 5,000 वाली फ्रेम है। देख के थोड़ा बहुत पता चल जाता है। शूज के अंदर मैं सिंपल शूज पहन के आया, स्केचर्स पहन के आया। अब कोई बच्चा स्कॉलरशिप के लिए आएगा और स्केचर्स पहन के आएगा, स्केचर्स 3,000 से नीचे नहीं आता, इतना मुझे पता है। पिछले 3 साल से मैं 3 साल से स्केचर्स पहनता हूँ, इसलिए मुझे पता है। तो इस प्रकार से हम वेरीफाई करके जो नीडी बच्चे हैं उनको आज तक टिल टुडे हम 7 करोड़ से ज्यादा पैसे बच्चों के लौटा चुके हैं। तो इस सिचुएशन में भी हमने DSW का काम शुरू कर दिया है, और थ्रू DSW जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे,
3.5 लाख रुपए इज द लिमिट। 3.5 लाख यानी क्या? 3.5 लाख यानी 29,000 रुपए के आसपास, 28-29,000 जिनकी मंथली सैलरी है, उनको उनकी फीस हम रिफंड कर सकते हैं। और इस बार वी आर ट्राइंग कि हम पूरी फीस रिफंड करें, 100% तक जाए। शुरू के 2 साल हमने 200% तक दिया है, फीस रिफंड की, ऊपर से स्कॉलरशिप दी है। तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इज सेंसिटिव अबाउट दिस इश्यू, बट पेरेंट्स शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ द यूनिवर्सिटी। अगर आप फीस नहीं भरोगे, हम सैलरी कैसे करेंगे? और सैलरी जैसे आपको जरूरी है, वैसे टीचर्स को भी जरूरी है, हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ को भी जरूरी है। भले ही यूनिवर्सिटी बंद है, घर कैसे चलेंगे उनके? तो उनको सैलरी देना, वो सैलरी तो हम काट नहीं सकते। हमने तो 3 दिन पहले सैलरी बढ़ाई है। हमारे जो टेम्पररी टीचर्स हैं, वो 20,000 25,000 में काम करते थे, उनकी हमने 22,000 25,000 30,000 इतनी सैलरी की है। अब हम जब उनकी चिंता करते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। सो स्टूडेंट शुड बी अवर एम्बेसडर फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू देयर पेरेंट्स टू कन्विंस देम कि कम से कम इस मामले में। और हमारी फीस है कितनी? हम पारुल में जाते हैं, कितने हजार भरते हैं, कितने लाख भरते हैं। आसपास की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, वहां की हमारी हाईएस्ट फीस है, वहां की लोएस्ट फीस शुरू होती है। कम से कम ये यूनिवर्सिटी ऐसी है जो आज भी महाराजा सयाजीराव का जो भाव था कि एजुकेशन फॉर ऑल, इस सिद्धांत को आज भी ये यूनिवर्सिटी पकड़े हुए है और नहीं छोड़ेंगे इस सिद्धांत को। जरूरत है तो धीरे धीरे बढ़ोतरी होती है। मैं जब पढ़ता था तब मैंने 2,830 रुपए फीस भरी है इन 96-97। आज वो फीस बढ़ के कहां पहुंची है? 25 साल में वो फीस 6,000 तक नहीं पहुंच पाई है। हमने सेल्फ फाइनेंस डिवीजन शुरू किया, उसका भी कुछ बच्चे विरोध करने के लिए आए थे। तब उनको हमने बताया था कि जो मेरिट वाले बच्चे वो तो वही रहेंगे, ये एडिशनल सीट है। अगर आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाके 50,000 नहीं भरने तो 15,000 यहाँ पे भरो। तो इस पद्धति से यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को भी कुछ निर्णय ऐसे लेने पड़ते हैं, बैलेंस करना पड़ता है। तो फीस वाले मामले में हमने प्रॉपरली बैलेंस किया है एंड वी आर फर्स्ट इन द स्टेट, फर्स्ट इन इंडिया एंड फर्स्ट इन द वर्ल्ड, जिन्होंने विदाउट एनी क्राइटेरिया, सिर्फ व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसको हेल्प करने का इनिशिएटिव शुरू किया है। और 7 साल उसके हो चुके हैं, 7 करोड़ से ज्यादा हम बच्चों को आज तक। That is commendable, sir, on the part of the university. Now the floor is open for the students to ask their questions. Jigar sir is here, and if any one of you have any questions, we're welcome to that. Ma'am, could you please introduce yourself before you ask the questions? I am Ankit Prajapati from Faculty of Social Work. Like अभी हमने देखा कि स्टेट गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड 10 एंड 12 के बच्चों को मास प्रमोशन दिया है। तो अभी आने वाले समय में हमारे यूनिवर्सिटी में एडमिशन से लेके क्या क्या डिफिकल्टी आ सकती है, उनके बारे में थोड़ा मेरे को जानना था। लाइक अभी हमको पता है कि 10वें बच्चे वालों को तो मास प्रमोशन मिल रहा है, तो 11 स्टैंडर्ड में स्कूल में दिक्कतें आती है। तो अभी हमारे यूनिवर्सिटी में एडमिशन से लेके क्या क्या डिफिकल्टी आ सकती है, और सब कुछ डिफिकल्टी आएगी तो हमारे पास क्या रास्ता है, वो मैं जानने का प्रयत्न करूँगा। डिफिकल्टीज इज नंबर, यानी आज तक हम हर साल 16-17 हजार बच्चे एवरी ईयर नए एडमिशन देते थे। इस बार सिचुएशन ऐसी है कि 30 से 35 हजार बच्चों को मिनिमम एडमिशन देना पड़ेगा और 40-45 हजार बच्चे एडमिशन एक्सपेक्ट करेंगे। हमारा प्रयास ये है कि एक भी बच्चा विदाउट एडमिशन ना रहे, और उसके लिए मान लीजिए फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, वो हमारा सबसे बड़ा चंक होता है एडमिशन के लिए। इन कॉमर्स हमने व्यवस्था ऐसी की है कि जो विक्रम साराभाई बिल्डिंग है फैकल्टी ऑफ साइंस का, उसको हमने 3 साल के लिए लोन पे ले लिया। तो FY BCom की विक्रम साराभाई में जो बैच चलेगी वो सुबह 7:30 से 10:30 चलेगी, और साइंस फैकल्टी उस बिल्डिंग को 10:30 के बाद यूज करेंगी। सो हमने स्पेस ऑडिट यूनिवर्सिटी का शुरू किया है। जिस फैकल्टी के पास स्पेयर क्लासरूम होंगे, वो क्लासरूम हम साइंस फैकल्टी को, आर्ट्स फैकल्टी को, कॉमर्स फैकल्टी को 3 साल के लिए लोन पे देंगे, और तब तक हम नए बिल्डिंग क्रिएट करने का प्रयास करेंगे। Our target was and target is to reach 51,000 students. Right now we are at 41-42. हम 51 पे पहुंचना चाहते थे, भगवान ने हमको अवसर दे दिया कि इतने सारे बच्चे आ जाएंगे कि 51 भी कम पड़ जाएंगे। तो ये यूनिवर्सिटी में when I was student, हमारे टाइम पे 28,000 स्टूडेंट हुआ करते थे। मुझे FY BCom में एडमिशन लिए 24 साल हो गए। 24 साल के बाद भी हम 40-45 के आसपास में घूम रहे हैं, क्योंकि हमारे पास लैंड जो है वो लिमिटेड है। We are having 272 acres of land in this campus. उसमें बिल्डिंग्स जो है वो कितने हैं, तो मैं जिस समय था उस समय यूनिवर्सिटी में 182 बिल्डिंग थे, 182। राइट नाउ वी आर हैविंग 212 बिल्डिंग। सिर्फ 40 बिल्डिंग बढ़े, 30 बिल्डिंग बढ़े, 10 इन प्रोसेस है, अब 222 होंगे।
तो इतने बिल्डिंग हमारे पास है, हम उतनी पेस से बिल्डिंग भी बढ़ा नहीं पाए। इस सिचुएशन में अब हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के कंसेप्ट की ओर जा रहे हैं। ज्यादा स्पेस अवेलेबल होगी, ज्यादा टीचर्स को हम एम्प्लॉय कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हम एडमिट कर पाए, ये हमारा टारगेट है। तो मेन प्रॉब्लम दैट इज स्टूडेंट्स, कि उनको कैसे समाएंगे, उसके लिए प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए प्रॉब्लम है टीचर्स। बट हर प्रॉब्लम में एक अच्छी चीज होती है, और ये भी अच्छी चीज है कि हमारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इस बार भले ही हमको थोड़ी तकलीफ होगी, पर 1 साल के अंदर अंदर नए मल्टी स्टोरी 4-5 बिल्डिंग हम बढ़ा पाए, तो उसमें और 15-20 हजार बच्चों को हम बिठा सके, ऐसी स्थिति में हम आएंगे। इतने सारे नए टीचर्स एम्प्लॉय होंगे, संख्या बढ़ेगी, हम सरकार से और पोस्ट लेके आएंगे, तो जो कई साल से टेम्पररी टीचर्स काम कर रहे हैं, ऐसे टीचर्स को हम परमानेंट कर पाएंगे। तो मैं ऐसा मानता हूं कि प्रॉब्लम ये है, उसका सॉल्यूशन इस प्रकार से हम कर रहे हैं, और ये प्रॉब्लम में भी हमें एक आशीर्वाद के रूप सिचुएशन आ रही है कि हम बहुत सारा यूनिवर्सिटी के लिए, समाज के लिए कर पाएंगे। Anyone else? गुड मॉर्निंग सर। सर आई वुड लाइक टू आस्क कि जैसे कि 10th और 12th का भी मास प्रमोशन हुआ है एंड लाइकवाइज कॉलेजेस में भी मास प्रमोशंस हुए हैं, लाइक एफवाई टीवाई को भी मास प्रमोशंस मिले। सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट, कि ये सही था मास प्रमोशन देना? क्योंकि आई फील कि सबने घर पे बैठ के पढ़ाई की है, तो एग्जाम्स वर अ थिंग कि जो मैंडेटरी हो गए थे क्लास में। सो मास प्रमोशन दिया गया, वाज इट द राइट थिंग टू डू? आप जितने भी बच्चे, आप अगर मास प्रमोशन वाले फेज में अगर आप लोग भी आए हैं, तो मैं ऐसा मानूंगा कि आप लोगों से अनलकी और जीवन में कोई नहीं। कि इसका मतलब क्या होता है, तो उसने कुछ ऐसा यूनिक जवाब दिया, बोला ओहो ये मास प्रमोशन बैच। यानी ऐसा है कि जब एक अनामत आंदोलन हुआ था, बहुत बड़ा अनामत आंदोलन हुआ था मेरे जन्म के आसपास और आपके जन्म से पहले, उस समय एक सिचुएशन ऐसी हुई थी, यानी 2 चीजों को हमेशा क्रिटिसाइज किया गया है। एक, एमएस यूनिवर्सिटी में फुल एटीकेटी नाम का एक वर्ड यूज होता है, वो फुल एटीकेटी थी। कोई बच्चा कहीं पे कोई जॉब में लगा और वहां पे उसकी गलती के कारण बॉयलर फटा और चेक किया गया तो पता चला ये फुल एटीकेटी वाला बच्चा था। सेम एग्जाम्पल, मास प्रमोशन एट द टाइम ऑफ रिजर्वेशन अनामत आंदोलन। उस समय सिलेक्शन जहां पे होते थे ऑफिस में, वो टेबल पे बैच लिखी जाती थी कि ये बैच है, ये बैच अनामत आंदोलन के कारण मास प्रमोटेड बैच थी। तो आप भी जब जॉब के लिए कहीं पे भी जाएंगे, उस समय वो टेबल के पीछे लिखा हुआ होगा कि ये 2019, 20, 21 वाले बच्चे हैं। तो हो सकेगा तो आपको इंटरव्यू में नहीं बुलाया जाएगा, फिर आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हम मास प्रमोटेड वाले नहीं है, बैच वही है, पर हमने एग्जाम देके हमारे मार्क्स अर्न किए हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं, जो आपका सवाल था, मैं थोड़ा ज्यादा ही एलाबोरेट करके मैंने जवाब देने का प्रयास किया है। इसलिए जवाब देने का प्रयास किया है क्योंकि मैं मेरी बात को जस्टिफाई कर पाऊं। फर्स्ट थिंग, आई एम कंप्लीटली अगेंस्ट ऑफ मास प्रमोशन। मैं ऐसा मानता हूं कि 6 महीने बाद एग्जाम लेनी पड़े तो 6 महीने बाद लो, पर बच्चों की एग्जाम लेनी चाहिए और वो फिजिकल एग्जाम लेनी चाहिए। मैं ऑनलाइन एग्जाम के पक्ष में भी नहीं हूं, मैं बहुत क्लियर हूं। पर उस समय की जो सिचुएशन थी, उसमें सरकार की जो गाइडलाइन थी, उसमें यूनिवर्सिटी के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। सो आपको जब भी मौका मिले री एग्जाम का, या इसको क्या बोलते हैं, एक अच्छा शब्द है, मैं भूल गया, कोई अंग्रेजी वाला अच्छा शब्द है, इस एग्जाम को ऐसी एग्जाम कहा जाता है कि जिसमें आप अपने मार्क्स को सुधार सको, रेमेडियल। अगर वो मौका आपको मिलता है तो वो मौका आपको लेना चाहिए और अपने मार्क्स सुधारने चाहिए। Yeah, now. Yeah, this is just in response to what Dr. Jigar just said, and the question that came from I get the name, Siddhi. See, we have for all the final year students, there is no mass promotion, and luckily for us, the first semester we had examinations right through. Means there was no mass promotion in the first semester. And also for the midterm, means your grading for your internal assessment, that was also done on. So the only thing that has not taken place is your final exam of your first year and second year. Okay. As far as the PG courses go, the first year, that's your junior masters as well as senior masters, have had no mass promotion. They have all gone through examination. So we haven't given any mass promotion at the master's level.
It's only for your first year and second year because they're going to be coming into Right. the next year and they're still in the faculty. And only the TY students who are passing out, or the fourth year students who are passing out, they have been cleared through examination, Right. not with mass promotion. So I think that way we have been a little lucky because we got a little window in the middle when the first semester was on, and we could have all our examinations, and so at least in one semester in that entire year they have sat for their normal university examination, of course online. One more thing I would like to add with ma'am, that is the mass promotion word doesn't apply to MSU. Yeah. We are having merit-based progression, and we were the people जिन्होंने गुजरात गवर्नमेंट को ये रास्ता दिखाया, और हमारा यानी जब गुजरात गवर्नमेंट से हमको कहा गया, सभी यूनिवर्सिटीज को कहा गया कि आप मास प्रमोशन कर दीजिए, हमने ऐसा रास्ता दिखाया कि मास प्रमोशन की जरूरत नहीं है, इस प्रकार से हो सकता है, तब हमारी जो पैटर्न है वो पैटर्न बाकी की यूनिवर्सिटीज में लागू हुई। तो मास प्रमोशन वर्ड बहुत पॉपुलर वर्ड है, इसलिए हम उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, बाकी मास प्रमोशन जैसा नहीं है, इट इज मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन। So that matter, when in March 2021 we were passing through the toughest time. So it was not only the students who were present here in Vadodara, but across the country and our station countries as well. Each and everyone was taken into consideration, and they were asked to submit, and they were given remedial assignments also. So I'm very thankful to administrative both of them sitting here, that they could really suggest us the way as a teacher that how we could consider each and every one, all the students, because they were also facing problems in their families. Many of them, they had lost a life in their families, so we could really consider that as well. So examination was considered for all of them. My name is Ketan. I'm from Faculty of Social Work. So, as a scientist, I was saying there is a possibility of third wave and future pandemics also. So, what can be done to the education system to bring the right balance between the online and offline education? सी मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड वेव, यानी पता नहीं ये लोग कहाँ से अपने रिसर्च लेके आते हैं। बाकी लोगों का ऐसा मानना था कि फर्स्ट वेव यहाँ तक खत्म होगा, इसके बाद कुछ नहीं होगा। सेकंड वेव भी आया और फर्स्ट वेव से ज्यादा खराब आया। थर्ड वेव आएगा ऐसा कुछ लोगों का मानना है, नहीं आएगा ऐसा कुछ लोगों का मानना है। उसके क्या आधार है मैं नहीं मानता, क्योंकि विश्व पहली बार कोई ऐसी बीमारी से लड़ रहा है जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। सब लोग अपना 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 ज्ञान झाड़ रहे हैं, बाकी इसके बारे में सही में कोई जानता ही नहीं है। इसीलिए थर्ड वेव आएगा ऐसा मानना वो भी उतना श्योर नहीं है, नहीं आएगा ऐसा मानना भी उतना हम नहीं मजबूती से मान सकते। फिर भी वो आएगा ऐसा ही मानना पड़ेगा अभी तो, क्योंकि ये कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल है। अगर थर्ड वेव आता है इस सिचुएशन में या नहीं भी आता है इस सिचुएशन में, अब की जो नई सिस्टम है, यानी एक बहुत पॉपुलर वर्ड यूज हुआ न्यू नॉर्मल फॉर एजुकेशन। द न्यू नॉर्मल विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। यानी अब कभी भी हम कंप्लीटली ऑफलाइन वाला जो मोड था उस मोड में कभी भी वापस नहीं आ सकते। और ये जो है ये एक ऐसा सत्य है जिसका हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि अब हम एक ऐसे स्टेज पे आ चुके हैं जब ये अपने लिए न्यू नॉर्मल ये है। तो अब कई सारे ऐसे टीचर्स जो विदेशों से आते थे या अलग अलग यूनिवर्सिटीज से आते थे, वो मैं नहीं मानता कि अब आएंगे तो यूनिवर्सिटी पैसा भी नहीं देगी शायद। यानी इसमें काफी सारा कंट्रोल आएगा। इसमें काफी सारा फायदा ये होगा कि कोई एक सब्जेक्ट के लिए आप किसी भी एक्सपर्ट के साथ जुड़ पाएंगे। और मैं ऐसा मानता हूं कि कम से कम 30-40% तक ऑनलाइन का प्रवेश हो चुका है। जो बचा है वही आपका ऑफलाइन रहेगा, और धीरे धीरे आज नहीं तो कल ये 40 में से 50 होगा, 60 होगा, और कंप्लीट ऑनलाइन की दिशा में भी भारत बढ़ रहा है। IIMs ये हमारे वहाँ सबसे बेस्ट एजुकेशन प्रैक्टिसेस वहाँ पे होती है ऐसा हम मानते हैं। बिफोर 4 days आई रिसीव्ड एन ऑफर लेटर फ्रॉम IIM कलकत्ता। मैं वहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए मैंने अप्लाई किया था, इंटरव्यू मेरा क्लियर हुआ, उन्होंने मुझे ऑफर लेटर दिया।
मुझे ऐसा था कि कोरोना के कारण वो प्रोग्राम ऑनलाइन हो रहा है और 20 दिन का कैंपस विजिट, मैं 14th बैच का स्टूडेंट हूँ, मैंने आगे की 13th बैच देखी, एक भी बैच ऑफलाइन हुई ही नहीं। 20 दिन वो पहली बैच में भी ऑन कैंपस थे, 14वीं बैच में भी 20 दिन ही ऑन कैंपस है। तो IIM पिछले 14 साल से ये प्रोग्राम ऑनलाइन ही चला रहा है और 20 दिन के लिए उनको कैंपस में जाना है। तो जो प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूट्स थे, जो इलाइट इंस्टीट्यूट्स हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट में पहले से ऑनलाइन का प्रयोग चलता आया है। शायद हमारे जैसे जो बहुत बड़ा मास लेके चलने वाले इंस्टीट्यूट है, ऐसी यूनिवर्सिटीज के लिए शायद ऑनलाइन कंसेप्ट थोड़ा बहुत नया था। बाकी बहुत सारे लोग तो इसको बहुत पहले से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। तो फ्यूचर जो है ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा और उसमें ऑनलाइन जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ऐसा व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है। A couple of questions together and then sir would answer that. Good evening, ma'am and sir. I am a student of Faculty of Family and Community Science. Myself, Ishani Shet, Clothing and Textile Department student. My question is that कि अगर आपने अभी रिसेंटली बोला कि ऑफलाइन अब पॉसिबल इतना ज़्यादा नहीं, तो स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली अगर कुछ स्टडी नहीं कर पाएंगे तो हाउ कैन दे सर्वाइव? तो आगे जाने के लिए वो कैसे सर्वाइव करेंगे? आगे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर एंड आफ्टर दैट वी कैन थिंक अबाउट जॉब ऑल्सो। कि वो लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो वो लोग आगे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उनको प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं होगा। एज ए फील्ड वर्क, एज माई डिपार्टमेंट इज वर्किंग एज ए क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल, सो हमारे में फील्ड वर्क ज़्यादा होता है मटेरियल्स को पहचानने के लिए, और वो सब हमारे में ज़्यादा होता है। तो हम भी सर्वाइव कर रहे हैं कि हमें इतना अच्छा नॉलेज नहीं आ रहा है एज ए ऑनलाइन क्लासेस। आई कंप्लीटली एग्री विथ यू मैम, इसका ज़्यादा डिटेल में जवाब देंगे। मैं इतना ही कहूँगा कि फ्यूचर जो है वो ऐसा दिख रहा है, उसका ये मतलब नहीं है कि हम ऐसा चाहते हैं कि ऐसा हो। हम बिल्कुल ऐसा चाहते हैं कि टीचिंग जो है वो ऑफलाइन में जितना असर देता है उतना ऑनलाइन में नहीं देगा, और फिर भी क्लासरूम टीचिंग या लेक्चर्स या थियरी ये तो फिर भी ऑनलाइन थोड़ी बहुत चल जाएगी, बट प्रैक्टिकल में ये बिल्कुल नहीं चलेगा। अब इस सिचुएशन में, यानी चाइना कब कौन सा वायरस कैसे छोड़ेगा हमको पता नहीं है, ये कोरोना है, कल उठ के कोई नया भी आ सकता है और उनके पास बायोलॉजिकल वेपन्स बहुत ज्यादा मजबूत है। इस सिचुएशन में हमको जब पता है कि ये कुआं है तो उसमें कूद नहीं सकते, यानी वायरस इतना फैला हुआ है कि जिसमें ऑफलाइन मिलना संभव नहीं है तो नहीं है, वो छोड़ना पड़ेगा, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। जब सिचुएशन कंट्रोल हो उस समय आप लोगों के लिए उसके रेमेडियल क्लासेस हो, उसके लिए आपके स्पेशल बैचेस हो, ऐसा कुछ ना कुछ बैलेंस करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी ये एकेडमिक्स के साथ जुड़ा हुआ क्वेश्चन है तो मैम इसका जवाब ज्यादा बेहतर दे पाएंगे।